अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, दुनिया के तकरीबन 50 से 60 ममालिक पार्लिमानी जमहूरी शाहरा पर निज़ाम हुकूमत की गाड़ी चला रहे हैं और इन ममालिक में वो रियासतें गिनती की हैं जहाँ DNA को हक़ के हुक्मरानी का एडवांटेज हासिल है, यानी शाह का बेटा शाह। बदकिस्मती से गिनती के इन ममालिक में बांग्लादेश, भारत, फिलिपाइन और लैटिन अमेरिका के साथ साथ अपना पाकिस्तान भी है, जहां मरूसी सियासत जमहूरियत से ज़्यादा मजबूत है। हमने जमहूरियत पर शबखून पड़ते देखा है, लेकिन इस DNA पॉलिटिक्स के खिलाफ अब तक नाकाम बगावतें ही देखी हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग फंक्शनल वो बड़ी सियासी जमातें हैं जहाँ DNA पॉलिटिक्स का जादू सर चढ़कर बोलता है। अजीब बात यह है नाजरीन कि इस मौरूसियत के बावजूद बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, एमएल वली खान, शाह महमूद कुरैशी और पीर पगारा सबकतुल्ला शाह राशदी सब जमहूरियत पर फिदा और मुहाफिज हैं। इन मौरूसी सियासतदानों की हिफाजत में जमहूरियत कितनी महफूज, कितनी फल फूल रही है और क्या आने वाले वक्त में इस DNA पॉलिटिक्स का खात्मा और असल जमहूरियत के राज का इम्कान मौजूद है, ये जानने के लिए आज हमने 7 बजे के पैनल में मदऊ किया है आज़म मलिक साहब को, जुल्फ़कार राहत साहब को, मोहम्मद नौशाद अली साहब को और इम्तियाज़ फ़रान साहब को। तमाम लोग सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आज़म मलिक साहब, सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हम इस लूली लंगड़ी जमहूरियत की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसका एक बड़ा सबब जो है वो मरूसी सियासत है, लेकिन अगर ये कमज़ोर जमहूरियत यहाँ राइज है तो फिर भी कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट अगर देने की बात की जाए तो इसी के पास है। बेनज़ीर भुट्टो जो सबसे बड़ी मिसाल है इसके लिए, उनकी बड़ी जिद्दोजहद रही है सर इस जमहूरियत के लिए। बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए आसमा, आपने बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता उठाया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी बीमारी जो है वो मौरूसी सियासत ही है। पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टो खानदान की जागीर समझी जाती है, नून लीग शरीफ खानदान की गिर्द घूमती है। लेकिन साहब भी अमलन इमरान खान और उनके करीबी हलकों तक महदूद होकर शख्स प्रस्ती की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दीगर पोलिटिकल जो पार्टीज हैं, JUIF और दीगर, सिर्फ एक जमात इस्लामी और MKM को कदरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ये उनका खासा रहा है कि वो ग्रास रूट लेवल से जो लीडर्स थे वो ऊपर लेके आए। लेकिन इसके बावजूद ये सब जमातें जमहूरियत का नारा लगाती हैं, मगर हकीकत में जमहूरी अदारों को मजबूत करने के बजाय अपनी सियासी बका और खानदानों के तसलसल पर जोर देती हैं। इसलिए मुल्क की सियासी सीमत वहीं की वहीं आपको नजर आती है। ना इदारे मजबूत हुए, ना निज़ाम शफाफ बना, ना गवर्नेंस में बेहतरी आई। नतीजा ये कि पाकिस्तान की जमहूरियत महज चेहरे बदलने का खेल बन गई है, जिसमें अवाम की जिंदगियों में बेहतरी की बजाय सिर्फ सियासी खानदानों की ताकत बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कदावर जो शख्सियात हैं वो बिल्कुल नौउम्र जो लोग होते हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टी के जो सरबराह होते हैं, उनकी औलादों के पीछे हाथ बांधे खड़े होते हैं। हमने देखा इत्तेजाद हसन साहब को, हमने देखा इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े जो लोग थे, हमने देखा नून लीग में बड़े बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन वो सर झुकाए बाबलजा होशियार नगाहे रूबरू खड़े पीछे खड़े नजर आते हैं। आपको इनके अंदर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद, इन सारी बातों के बावजूद, शख्सियत प्रस्ती है, तसलसल नहीं आगे बढ़ रहा, मरूसी सियासत है, इनके DNA के अंदर एक फॉल्ट लाइन है जिसपे वो ये समझते हैं कि हम इनके साथ रहेंगे तो अपने कुछ बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे। इसके बावजूद गुज़श्ता 3-4 अदवार में हमने देखा जनाब शरफ साहब की आमरीत के बाद मुल्क के अंदर जमहूरियत का एक तसलसल जो है वो बड़ा, चाहे एक दूसरे के हाथ गिरेबानों तक इनके हाथ पहुंचे, गालम गलोच है, सिस्टम है, फिर भी कहीं ना कहीं पे हमें कहीं ना कहीं पे एक जो है वो शिकवाए जुल्म थे शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से का कोई चिराग जलाते जाते। टिमटमाता चिराग जो है, कोई एक शमा है जो हमें कहीं दूर से नजर आती है, चलें यही सही। लेकिन लग यूं रहा है कि जैसे जो पाकिस्तान की जमहूरियत है, इसके DNA के अंदर जो मरूसियत है ये कभी निकलने वाली नहीं है। आपने देखा होगा गुज़श्ता रोज कबल गंडापुर साहब की ये स्टेटमेंट जो थी, उसने बांगे दहल उसको अलीमा खान साहबा ने भी कहा कि जी अलीमा खान साहबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं और वो किसी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर ये प्लान कर रही हैं। तो ये भी इसी की आपने गंडापुर साहब की सियासत देख ली। इसके बावजूद के पता उनको कुछ नहीं है, लेकिन KP के अंदर वो वज़ीर आला हैं और लोग जो है बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल उनके सामने बैठे हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बेहतरी आने की बजाय सिर्फ चेहरे बदलने का खेल बनती जा रही है जमहूरियत।
ठीक हो गया, लेकिन जब हम जानते हैं कि ये खेल बन चुका है तो हम इस खेल के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं इम्तियाज़ फरहान साहब? अब क्या वजह है कि जो मौरूसी सियासत है इसके खिलाफ ना तो आम लोग बेचारे उठ खड़े होते हैं, आवाज़ उठाते हैं, और नहीं हम जैसे सहाफ़ी या बहुत सारे और सहाफ़ी जिनकी आवाज़ में वाकई कहीं ना कहीं इतनी ताकत है कि सुनी जा सके, वो भी इस पर हमें बोलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। क्यों कोई ये नहीं कहता है इम्तियाज़ साहब कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपी हैं, आसफा भुट्टो MNA क्यों हैं, मरियम नवाज CM पंजाब क्यों हैं, और क्यों मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो JUI के सरबराह हैं? इसकी वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब बाकी दोस्त हो सकता है सपोर्टिव हो, मैं बिल्कुल इसके उल्टा समझ ले। मैं ये मौरूसी सियासत हम कहते हैं, उसको नेगेटिवली डिबेट भी करते हैं, लेकिन मैं इसे भरपूर सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके बगैर आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आप मिसाल के तौर पे दूसरे एंगल से आ जाते हैं, MKM और जमात इस्लामी का नाम लिया गया, तो MKM ने कौन से मुल्क के इदारे मजबूत कर दिए, कौन सा बड़ा जबरदस्त डेमोक्रेसी के अंदर कमाल करके दिखा दिया। जमात इस्लामी ने कौन सा कमाल करके दिखा दिया। उसकी शूरा मुंतखब करती है, तो क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब के हवाले से बात नहीं आती कि जनाब वो क्यों हो गए? लियाकत बलोच कहाँ चले गए? लियाकत बलोच समेत कई एक नाम लिए जा सकते हैं। बहुत सारे सीनियर हैं जिन्होंने जिंदगी खत्म कर दी अपनी जमात इस्लामी के लिए। एक शूरा के आप जानती हैं कौन है शूरा में? मैं नहीं जानता शूरा में कौन है। अचानक नाम आ जाता है कि जनाब ये हाफिज नईम साहब होंगे या XYZ होंगे। मुनव्वर हसन साहब का आपको पता है, हमारी बहुत अच्छी यारी थी। लोग उन्हें, वो बहुत बजला संज आदमी थे, बहुत हंसी मजाक किया करते थे। एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्या हुआ था आज तक मुनव्वर हसन का पता ही नहीं है, किधर के इंतकाल भी हो गया साहब। तो क्या इन्होंने कर लिया अगर ये वहां पे मौरूसी सियासत नहीं है? अब इसके अगेंस्ट आ जाइए, क्या पीपल्स पार्टी ने मौरूसी सियासत होते हुए आमरों के खिलाफ जद्दोजहद नहीं की, चाहे वो सिविलियन आमरीत हो या यूनिफॉर्म आमरीत हो? क्या मुस्लिम लीग नून ने नहीं की? क्या लीडरशिप जो थी लीड नवाज शरीफ नहीं करते थे? क्या मरियम नवाज नहीं लीड करती थी? क्या शहबाज शरीफ तो शायद फिर भी पीछे रहते थे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज आगे रही, शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रही, आसिफ जरदारी डट के खड़े रहे पीछे उसके, और बिलावल भुट्टो डट के खड़े रहे। उधर आ जाइए फजलुर रहमान साहब के हवाले से, क्या फजलुर रहमान साहब ने बदतरीन आमरीत में, बदतरीन दौर में पॉलिटिक्स नहीं की? क्या इमरान खान बदतरीन उसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? क्या उनकी बहन जो है, आप उसको आप चाहे मोर्सी ले लें, क्या बुशा बीबी फैसले नहीं करती थी? क्या बुशा बीबी के इशारों से हुकूमत नहीं चला करती थी? अब उन्होंने सबने काम किए। आप बुख्ती साहब को ले ले, अख्तर मेंगल को ले ले, आप अब्दुल मालिक का तो खैर अभी आगे नहीं आया नेशनल पार्टी का। ये हम इस पे एक नेगेटिव डिबेट तो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वही ताकत का मंबा होते हैं, वही सारी सूरत हाल को लेकर लीडरशिप चल रही होती है। हम उसको ये जरूर उस पर बात करनी चाहिए कि आया, अच्छा नवाज शरीफ को निकाल दें, शहबाज शरीफ बहुत इस वक्त टॉप के ऊपर है, पूरा आलमी सियासतदान, 1 मिनट में गिर जाएंगे ये। नवाज शरीफ 3 लाइन का स्टेटमेंट दे दे कि शहबाज शरीफ से मेरा ताल्लुक नहीं है, फिर ये देख रहे भले फील्ड मार्शल इनके साथ खड़ा हो और ये पीपल्स पार्टी से डिसऑन कर दे। अगर आपको याद है जब मुशर्रफ का दौर था, पीपल्स 4 PP बनी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, सरबराह कौन थे? मखदूम अमीन फहीम साहब। क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। देखिए ये शख्सियात, आप इसको शख्सियत परस्ती कहेंगे, जो ताकत इस्टेब्लिश करने, अगर आर्मी के अंदर आर्मी चीफ की ताकत निकाल दें, कहां खड़ी होगी आर्मी? नेवल चीफ की आप, एयरफोर्स चीफ की आप निकाल दे ताकत का। तो सर फिर आगे चलिए, अब मैं आगे बढ़ती हूँ आपकी इजाजत से। सर आप मुझे बता दीजिएगा कि कहा जाता है कि जो हमारा महंगा इंतखाबी निज़ाम है, ये वजह है, इसकी वजह से मौरूसी सियासत जो है जिंदा है, क्योंकि अगर किसी आम पाकिस्तानी ने एक सिर्फ एक काउंसलर का भी एक इंतखाब अगर पाकिस्तान में लड़ना है तो उसकी तो ये भी उसे इजाजत नहीं देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने फर्ज कर लेते हैं कि आप इसको फ्री कर दीजिए, तब भी ये मौरूसी सियासत की यही पोजीशन होगी। अगर आप इसको 10 गुना महंगा कर देते हैं तब भी यही पोजीशन होगी। बात इलेक्शन के पैसा लगाने की या उसकी नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो साइंस है इसको नहीं समझा जाता। आपने ये 50-60 ममालिक की बात की है। इन 50-60 ममालिक की अगर आप डेमोक्रेसीज को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि वहां इसी तरह खानवादे मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है कि बुश जूनियर और बुश सीनियर नहीं थे? हिलरी क्लिंटन कौन थी? ये जो ब्लेयर खानदान है ये कहां से आया है? ये जो टोनी ब्लेयर जिनकी आजकल बात की, मैं ये इसलिए नाम आपको ले रहा हूं जिनके नाम आप जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों खानदान हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ दूसरे ममालिक के लोग नहीं जानते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाहर बैठे, अमेरिका में बैठे किसी शख्स को ये नहीं पता कि मुने सलाई कौन है,
चॉइस शुजात के साहबजादे कौन है। और जो एक बड़ा मामला है, एक और बड़ी चीज समझने वाली है, ये जिन खानवादों की आप बात करते हैं, खानदानों की बात करते हैं, ये ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचते। आपको याद है पीर पगाड़ा साहब हुआ करते थे, आपको याद है कि सिंध के, मैं आपको दर्जनों लोगों के फैमिलीज के नाम बताता हूं जो एक वक्त के अंदर मिनिस्टर्स भी रहे, चीफ मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन आज उनका नामो निशान तक नहीं है। पंजाब की अगर आप सियासत की बात करें, यहाँ दर्जनों खानदान ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफ लोगों अदवार में मुख्तलिफ लोग सामने आए। ये गंडापुर साहब के वाले साहब जो है मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा थे। बात यह है जो समझने की बात है, नवाज शरीफ साहब किसी बादशाह की औलाद नहीं थे, नवाज शरीफ किसी मुस्लिम लीग के किसी बड़े आदमी के जो है वो साहबजादे नहीं थे। इन्होंने जुनेजो से मुस्लिम लीग छीनी, ठीक है, बतौर लीडर छीनी। जुनेजो जो थे वो किसी जागीरदार के तौर पे सामने आए थे, जुनेजो साहब जैम हुसैन से। देखें, बात को समझें, पॉलिटिक्स में जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है पब्लिक के अंदर, वही आपकी ताकत होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत सारी औलादें ऐसी हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का नाम आगे नहीं बढ़ा पाए। आपका ख्याल है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो भुट्टो खानदान की लेगेसी जब लेकर उसको बचाया है, तो उन्होंने उसके लिए कोई थोड़ी एफर्ट किया। बहुत सारे खानदान हैं जो उस तरह की लेगेसी आगे नहीं ले जा सके। मैं आपको बहुत सारे खानदानों की मिसाल आप ये देख सकते हैं। आपके यहाँ पे ये बाबा ऑपोजिशन जो थे, नवाब नसरुल्लाह थे, उनकी औलाद की हालत देख लीजिए। बहुत सारे लोग मैं आपको गिनवा सकता हूँ ऐसे खानदान जिनके बच्चे जो है वो उस लेगेसी को होल्ड नहीं कर पाए। ये आसान काम नहीं है। ये जो लेगेसी होल्ड करना है, ये उससे भी मुश्किल काम है कि आपका लिए मरियम नवाज बनना मुश्किल है नवाज शरीफ बनने से। क्यों? इसलिए कि लोग आपको परखते और तरीके से हैं। लोग आपको हर सूरत, आपके अंदर जितनी मर्जी एबिलिटी हो, जितना मर्जी आप अच्छा काम करो, लोग कहते हैं कि ये इस वजह से मरियम नवाज है क्योंकि ये नवाज शरीफ की साहबजादी है। भाई, उसके अगेंस्ट चौधरी निसार भी खड़े होते हैं, उसके नजदीक एहसन इकबाल साहब जैसे जो सीनियर लीडर है उनको भी संभालना है, ख्वाजा आसिफ जैसे लीडर्स को भी संभालना है। तो उनके लिए चीजें आसान नहीं होती। ये जो मौरूसियत का ड्रामा है, ये डीएनए सियासत की जो गुफ्तगू है, ये बेसिकली एक बयानी है जो वक्तन फवक्तन सर उठाता है। बिल्कुल उसी तरह मुझे याद है, मुझे वो कभी नहीं भूलेगा जी। एक जमाना था प्राइम टाइम शोज जो थे, को 3, 4, 5 साल प्राइम टाइम शो सिवाय टैक्स पेयर के लफ्ज के और किसी चीज पे होते ही नहीं थे। हर वक्त टैक्स पेयर का पैसा, हर वक्त टैक्स पेयर का पैसा, हर बात में टैक्स पेयर का पैसा। कहां है टैक्स पेयर? आज टैक्स पेयर नहीं है। आज इस मुल्क के अंदर जो टैक्स पेयर के पैसे पे काम बात नहीं हो रही। ये बयानिए हैं जो एक मखसूस जगह से आते हैं, उनको उनके ऊपर बात की जाती है। भाई, आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि मरियम नवाज साहिबा अगर अपने आप को प्रूव ना करें विद इन द पार्टी, तो वो इस पोजीशन में नहीं रह सकती, वो सरवाइव नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाए। हमजा शहबाज आए थे ना बतौर सीएम, उनको लाया गया था, वो उस लेवल के ऊपर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। इसी तरह बहुत से खानदान आपको मिलेंगे इस पंजाब के अंदर भी, दीगर सूबों में, बलोचिस्तान में भी बहुत सारे मुफ्ती हैं जो सरफराज मुफ्ती के से पहले जो ठीक हो गया अकबर मुफ्ती, उनकी औलाद कहाँ है? लेकिन हम इस प्रोग्राम में आज के इस टॉपिक में ये जानने की कोशिश करें कि इसकी वजूहात क्या है। जी आजम साहब। आसमा, प्रॉब्लम ये है, निशात साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमजा आए तो फिर वो नहीं चले, तो भाई फिर मरियम ना आती, फिर मलिक अहमद खान को आप ले आते। आप पार्टी के नीचे से ग्रासरूट लेवल पे भी तो आपके पास लीडर बैठे हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि आपने ही रहना है, बिलावल साहब ने ही रहना है, इमल वली साहब ने ही रहना है। नहीं तो आप फिर ग्रासरूट लेवल से नहीं, तो इसके लिए तो देखिए ना आजम साहब इसका जवाब तो है ना, इसका जवाब तो है हमारे पास। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं वो जवाब ही तो है। वो जिस तरह से कराए जाते हैं और जो कुछ उसमें होता है और जिस तरह से लोग खुद ही सरेंडर कर देते हैं। क्यों सरेंडर करते हैं लोग? एवरीवन नोस, सबको पता है। वो चल नहीं सकते, बिल्कुल चल नहीं सकते, उनकी कोई जगह नहीं रहती। तो सर यही तो हम अर्ज कर रहे हैं। कोशिश करते हैं, वो कहीं स्टैंड नहीं करते, उनकी सियासत खत्म हो जाती है। ठीक, चौधरी निसार आपके सामने है, इस तरह के बहुत सारे लोग आपके सामने हैं, बहुत सारे लोग सामने हैं। बंदा जो शख्स जो है वो लीड कर रहा है, बतौर लीडर सामने है, अगर उसमें एबिलिटीज नहीं होंगी, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा, तो विद इन द पार्टी उसके खिलाफ इतनी रिटालिएशन आ जाती है कि पार्टी तकसीम हो जाती है। ये आप अलीमा खान का और गंडापुर के दरमियान जो मामला है वो आप देख रहे हैं। जी इम्तियाज साहब कुछ फरमा रहे हैं। आसमा, मखदूम अमीन फहीम बड़ी मिसाल है, मखदूम जावेद हाशमी मिसाल है।
क्या मुस्लिम लीग की नून के सरबराह नहीं थे मखदूम जावेद हाशमी? सर जी, तो मिसालें सरबराह भरी की पड़ी नहीं हैं, करते थे। आप सही मखदूम फरमा अली रहे बड़ी हैं। थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत बहुत कदावर शख्सियात मौजूद हैं जिन्हें बहुत पीछे जाकर फिर कहीं ना कहीं खड़े होना पड़ता है या फिर उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छुपा दिया जाता है और फिर क्या होता है वो सबके सामने। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है, पाकिस्तान की हर सियासी जमात के अंदर है। लेकिन हम कोशिश करें जुल्फकार साहब कि आज इसकी कुछ वजूहात हम जान सकें कि इसको जिसको कहते हैं ना कि रूट कॉज इसका क्या है, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं और क्यों हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जुल्फकार साहब, अवामी शख्सियत परस्ती जो है उसकी बड़ा जिक्र हो रहा है कि वो भी एक वजह है, कहीं ना कहीं शऊर की कमी है, वो भी जाहिर है कि इसका एक बड़ा रीजन है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं जुल्फकार राहत साहब के बहुत सारी कामयाब मुहिमें जो है वो चलती हैं बहुत सारे मामलात को लेकर, लेकिन ये जो मौरूसी सियासत है इस पर क्यों हम बात नहीं कर रहे होते हैं, इवन सोशल मीडिया पर भी? सर आसमा, एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर नजरियाती सियासत की बात होती थी। आज वो नजरियाती सियासत जो है वो मालियाती ज्यादा हो गई है, नजरियाती कम हो गई है। प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि जो जमहूरियत की असल रूह है वो बंदियाती इदारे होते हैं, वो नर्सरी होती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इस डेमोक्रेसी का हाल देखें कि डेमोक्रेटिक ये इलेक्शन भी बंदियाती इलेक्शन जो डिक्टेटर आता है वो आके करवाता है। यानी जमहूरियत पसंद जो है वो बलदियाती इलेक्शन से भी डरते हैं। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो उस नर्सरी से तैयार होके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आए। और यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इस जमहूरी सिस्टम को मजबूत होने ही नहीं दिया गया। ये एक लूला लंगड़ा एक सिस्टम है और ये ना वो डेमोक्रेसी है ना ये डिक्टेटरशिप है। जो डेमोक्रेट आता है वो डिक्टेटर बन जाता है, जो डिक्टेटर आता है वो डेमोक्रेट बनने की कोशिश करता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज बुनियादी तौर पे इनका नाम तो है, ये फ्रेंचाइज बन चुकी है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बन चुकी हैं। और मैं हैरान हुआ कि फरहान भाई खुद बड़े स्ट्रगल के आदमी हैं, सारी जिंदगी इन्होंने स्ट्रगल की, हमारी तरह ये मिडिल क्लासी हैं। उन्होंने कहा कि मरूसी सियासत को मैं सपोर्ट करता हूँ, उसकी वकालत करता हूँ। अल्ताफ हुसैन को कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो एक ऐसा शख्स है कि जिसने आपने एक नैरेटिव दिया और उसकी बुनियाद के ऊपर सड़क छाप जो लोग थे, पकौड़े बेचने वाले लोगों को, बाबर गौरी जैसे लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक टेलीफोन ऑपरेटर को मेयर कराची बना दिया और आज मुस्तफा कमाल फेडरल मिनिस्टर है। एक कई ब्रांड उन्होंने बनाए और जिनका कोई वजूद ही नहीं था, और वो सारे ब्रांड उन्होंने बनाए एक फलसफे के तहत बनाए। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सियासी पार्टीज चल रही हैं और पार्टीज के बारेश किस्म के जो लीडर्स हैं वो नौमौलूद लीडर जो पैदा हो रहे हैं उनके सामने हाथ बांध के जिस तरह खड़े होते हैं, आप अंदाजा करें कि ये उसी तरह की एक सूरत हाल है जैसे कोई पीर हो और उसके मरीद जिस तरह ताबेदारी करके उसके सामने खड़े होते। ये पीरी मरीदी वाला एक सिलसिला बन चुका है। ये मरूसी सियासत ने बड़ा गर्क कर दिया है हमारी सिस्टम का। यहाँ बात हुई कि जी फलां साहब है उन्होंने ये कर दिया, फलां साहब ने ये कर दिया। इन साहब साहबान के नाम से जरा उसके दूसरे नाम उतार दें तो फिर जाती तौर पे देखें नहीं ये कहाँ खड़े होते हैं। सोशल मीडिया पे क्यों नहीं इस बारे में हम देखते हैं कि कोई मुहिम चलाई जा रही हो, इस पर बात की जा रही हो? क्योंकि उस पे तो जो भी चीज आती है उस पर कोई ना कोई एक्शन रिएक्शन तो आता है ना, तो बात ही नहीं हो रही इस पे। उसकी असल वजह यह है कि हम वसीयत कौम यूनाइट नहीं है, हम एक हजूम है और हम हजूम के तौर पे ऑपरेट करते हैं। हम नेशन बन ही नहीं सके। कौमी तौर पे तकसीम है, सियासी तौर पे भी तकसीम है, मीडिया भी तकसीम है, जुडिशरी भी तकसीम है, और इन सारे ग्रोहों ने जानबूझ के तकसीम किया है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं मतलब मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। हालत पता ही क्या है कि कुछ हमारे मीडिया के लोग हैं, अब नून लीग के खिलाफ बात कर लें वो आपके गले पड़ जाएंगे। कुछ हज़रात हैं आप पीटीआई के खिलाफ बात कर लें उनको, ठीक है, यानी आपको यहाँ पर भी डिवाइड एंड रूल का जो एक वो आपको अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है कि पाकिस्तान के अंदर में वही अप्लाई करते हुए ये जो लोग हैं बहुत सारे लोगों को डिवाइड करके उसके बाद ये रूल कर रहे हैं, और ये रूल जो है इसी तरह से करते रहेंगे। रूल कर भी कौन रहा होगा? जो जिनका डीएनए जाहिर है कि इनके साथ मैच होता है, इनकी अपनी फैमिली के लोग, इन्हीं की औलादें जो हैं वो बार बार आती रहेंगी जब तक हम आवाम जो है इसके खिलाफ वाक़तन कुछ करते नहीं हैं, हकीकत पे कुछ करते नहीं। बहरहाल जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे। तो एक और बहस जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा की जाती है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है, वो है पाकिस्तान में बनने वाले नए सूबों की बहस। लेकिन ये सूबे में अभी भी बनते दिखाई नहीं देते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों ये चीज़ नहीं हो पा रही है, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब कुछ बात करते हैं नए सूबों की। जब भी नाज़रीन हमारे मुल्क में नए सूबों की बात होती है, इसे कहा जाए कि सेहतमंद बहस इस पर होने के बजाय जज्बाती नारे इस पर लगने लग जाते हैं, सियासी हिद्दत जो है वो बढ़ने लग जाती है। सिंध नए सूबों का हम देखते हैं कि शदीद मुखालिफ रहा है और वहाँ नौबत जो है वो मरने मारने पर आ जाती है। KP की अगर बात करें तो वहाँ भी इस हवाले से कभी हौसला अफजा बात सामने नहीं आई है। आखिर वजह क्या है, हम क्यों नए सूबों पर बात नहीं करते हैं? और फिर साथ ही सवाल ये भी अहम है कि क्या नए सूबे आवाम को सुख दे सकते हैं? ये सिर्फ एक थ्योरी है या ये सिर्फ एक काम ख्याली है? हमारा पैनल इस बारे में क्या राय रखता है? वो नए सूबों की हिमायत करता है या मुखालफत करता है, मुखालफत में दलाइल देता है? ये उन्हीं से जानते हैं। इम्तियाज़ फरहान साहब, सर चूंकि सिंध का इसमें जिक्र हुआ हमारे इब्तदाइये में कि सबसे ज़्यादा मुखालिफत जो है नए सूबों की जब बात होती है तो सिंध से आती है। सर एक तो ये हमें ज़रा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। दूसरा सर, अफ़गानिस्तान हमसे बहुत छोटा मुल्क है, 34 सूबे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तुर्की की अगर हम बात करते हैं 81 सूबे हैं वहाँ पर, तो हम इंतज़ामी तौर पर मज़ीद सूबे क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं सर? देखिए, जो आपने जो ममालिक कोट किए हैं, अफगानिस्तान, तुर्किया, अगर इसको हम हिंदुस्तान भी उसमें आप शामिल कर लें। देखिए, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल डायनेमिक्स देखें आप। बालूचिस्तान अपने तौर पर मुकम्मल एक मुमलिकत के तौर पर मौजूद था बिफोर पार्टीशन। खैबर पख्तूनख्वा मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं था, ये मुकम्मल तौर पर एक रियासत के लिए या स्टेट के तौर पे मौजूद था। इसी तरह सिंध, पंजाब डिवाइड हुआ, मशरिकी पंजाब और मगरबी पंजाब के अंदर जब पाकिस्तान बना डिवाइड हुआ, लेकिन बहैसियत पंजाब ये खुद अपनी एक मुमलिकत के तौर पर मौजूद था, जहां पर हुक्मरानी रही और दूसरे सूबों से हटकर सूबे सिंध में अपनी हुक्मरानी थी। हिंद और सिंध, बड़े सगीर में हिंद और सिंध, हिंद के साथ दूसरा नाम आता था सिंध का, जो कि खुद एक मुमलिकत के तौर पे था। और सिंध के अंदर अगर आप बात करेंगे तो रियासतें थी, खैरपुर रियासत थी, हैदराबाद थी और दूसरे सारे कराची समेत और दूसरे इलाके थे, लेकिन एक शनाख्त थी। तो ये वजह आती है जो पाकिस्तान के अंदर सूबों के क़याम के लिए जो मामलात आते हैं उस पर इसलिए आती है कि नेशन की डिवीजन की इम्पैक्ट आता है कि आप सूबा नहीं कर रहे, नेशन को डिवाइड कर रहे हैं। आप मशरकी पंजाब को, ये यहाँ जनूबी पंजाब को देख लीजिए। अगर आईनी तौर पर कोई रिक्वायरमेंट पूरी हुई है तो पंजाब में हुई है। पंजाब असेंबली में 2/3 मेजोरिटी के साथ एक करारदाद पास की हुई है, उसको भी कई साल गुजर चुके हैं और कई हुकूमतें गुजर चुकी है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये एक मुमलिकत का कॉन्सेप्ट है कि किसी कौम को डिवाइड किया जा रहा है। हालांकि और कॉम्बिनेशन है हमारे मुमलिकत में। बलूचिस्तान में 2 बड़ी कौमें रहती हैं, पश्तून और बलोच। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा और पश्तून। सिंध में आ जाएंगे, लेकिन आफ्टर पाकिस्तान तो आ जाता है कि जी सिंधी स्पीकिंग, नॉन सिंधी स्पीकिंग। इससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब पंजाब में भी देख लेंगे तो पंजाब में एक जबान आएगी, लेकिन सराइकी बेल्ट आती है जो कि किसी जमाने में सिंध का हिस्सा हुआ करती थी। तो इन सेंसिटिव बहस को बात करने के बजाय इंतजामी यूनिट के ऊपर बात की जाए। लोकल, ये जो जुल्फकार राहत साहब कह रहे थे, जो लोकल बॉडीज का निजाम है उसको आप कमिश्नरेट निजाम को क्यों मजबूत नहीं करते, जो अंग्रेज ने एक बना के रखा हुआ था। अंग्रेज तो नहीं सूबे की बात करता था, वो तो सिंध की बात करता था, वो तो पंजाब की बात करता था, बलूचिस्तान की। वहां उसने कमिश्नरेट एक सिस्टम बनाया था, अडॉप्ट किया था। कमिश्नर ऑलरेडी एक डिवीजन को हेड करता है और वो उसके अंदर अपना अपना सिस्टम था। हर जगह की अपनी एक रिवायत, हर जगह एक कस्टम, सारी चीजें लेके आप बढ़ते थे। तो यहां पर आप लोकल बॉडीज के किसी निजाम को मजबूत क्यों नहीं होने देना चाहते? सूबों की कयाम के ऊपर ज्यादा बात होती है। जाहिर है सूबों के कयाम की बात, पाकिस्तान की जो एक ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है उसमें नेशन की थ्योरी आती है। नेशन की थ्योरी आती है तो इसलिए लोग चाहते हैं, कहते हैं यार हम अपनी कौम को तकसीम नहीं होने देंगे। और लोकल बॉडीज में किसी का एतराज नहीं है, लेकिन लोकल बॉडीज को आगे मामला चलने नहीं देते। और एक और बात जो जुल्फिकार भाई ने कही थी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर अल्ताफ हुसैन ने ऐसे दिए ना, तो पीपल्स पार्टी ने अमीर हैदर काज़मी दिया, मसूर हसन दिया, वकार मेहदी दिया, राशिद अब्बानी दिया, ये जो फहीम जमान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, और आज मुर्तजा वहाब है, ये कौन से बड़े खानदान का ताल्लुक रखता है? यानी इस तरह से सीरीज। और नून में आ जाए मशाहिदुल्लाह खान, जो कि एक प्यासी जो PIA की यूनियन थी उसके साथ बनाते, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया उन्हें। निहाल हाशमी कहां पे खड़े हुए? और अगर आप देखेंगे और भी कितने सारे लीडरान है। तो सियासी जमातें भी आज भी, ये जो आप नासिर शाह को क्या कहेंगे,
नासिर शाह आज ठीक बड़ा है, आदमी लेकिन हम तो की पोजीशंस की बात कर रहे हैं ना, और हम सरबराही की भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कभी किसी और के पास जाती भी नहीं देखी है। बहरहाल वो तो हमारा पिछला घर टॉपिक था। कितना ही अभी महंगा हो, घर कितना ही महंगा हो, उसमें ताला एक ही लगेगा, उसकी चाबी भी एक होगी। अगर ज्यादा चाबियां कर देंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। चाबियां ज्यादा कर देंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। आजम साहब, आप अग्री करते हैं इम्तियाज फरहान साहब की इस बात से? और जाहिर है कि जो बात ये कर रहे हैं, ये सवाल यहाँ अहम है कि नए सूबों के कयाम से क्या वाकईतन में हमें कोई फ़ायदा होने वाला है, ख़ासतौर पर जब हम एक आम आदमी की बात करते हैं, या ये सिर्फ हमारे ज़बानी जमा खर्च है और हम ये सारी बातें करते रहते हैं, नया सूबा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा? आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है? अगर इंतज़ाम बेहतर तरीके से संभाल लिया जाए, ये छोटे छोटे कोई इंतज़ामी यूनिट्स बना दिए जाएँ किसी और नाम से, उसको ये ना कहें कि नया सूबा बना रहे हैं, तो फिर मसला हल हो सकता है। आजम साहब, देखिए आसमा, इम्तियाज साहब ने जो बात की है यकीनन उनके नजरिए के मुताबिक वो ठीक होगी, लेकिन यहाँ पर अशराफिया को डर है। पंजाब की अशराफिया को ये डर है कि अगर जनूबी पंजाब अलग सूबा बन गया तो लाहौर की मरकजियत टूट जाएगी। सिंध के जागीरदारों को खदशा है कि शहरी सिंधी अगर अलग हुआ तो उनकी गिरफ्त कमजोर हो जाएगी। बलोचिस्तान के सरदार ये समझते हैं कि अगर वहां भी छोटे सूबे बने तो उनकी बालादस्ती को खतरा लाहक होगा। असल में आसमा, हर जगह मसला आवाम की सहूलत का नहीं बल्कि अशराफिया के मुफाद का है। नए सूबे बनाने की एक और वजह भी है कि हमारे यहाँ शनाख्ती सियासत जो है उसको हर बार अलहदगी पसंदी से जोड़ दिया जाता है। जो भी सूबे बनाने की बात करता है, मैं करूं या आप करें, इस पर इल्जाम लग जाता है कि वो मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि छोटे सूबे बनने से आसमा, जिसकी बात आपने भी की, वफाक मजीद मजबूत हो सकता है क्योंकि अवाम अपने वसाइल और तरक्की के करीब आ सकते हैं। ये भी हकीकत है आसमा कि महंगा इंतखाबी जो निज़ाम है और जागीरदाराना जो ढांचा है नए सूबों की राह में, वो भी बहुत बड़ी रुकावट है। बड़े वडेरे और सरमायादार जागीरदार ये समझते हैं कि उनके हल्के तकसीम होंगे, नए सियासी मराकज वजूद में आएंगे क्योंकि नए सूबों में मुकामी क़यादत उभरेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और पुराने खानदानों की जो अजारादारी है वो टूट जाएगी। यही वजह है कि वो अपने असर रसूख के जरिए हर उस कोशिश को जो नए सूबे बनने की तरफ जाती है उसे नाकाम कर देते हैं। पाकिस्तान में आसमान सूबों की ये तकसीम हमेशा सियासतदानों ने अपनी बका या खात्मे के जाविये से इसको देखा है। अवाम की सहूलत, तरक्की या वफाक की मजबूती कहीं पस मंजर में चली जाती है। यही वजह है कि आज भी जनूबी पंजाब, हजारा, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके, आप भी जाएंगी, मैं भी होके आया हूँ, महरूमी और पसमानदगी का शिकार है। जी, तो आसमा असल मसला ये है कि नए सूबे बनाए बगैर पाकिस्तान के वफाकी ढांचे को मुतवाजन और मजबूत नहीं बनाया जा सकता, ये आप याद रख लें। लेकिन हमारी अशराफिया को मजबूत और मुतवाजन वफाक चाहिए ही नहीं है। उन्हें बस एक ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें उनके खानदान, उनके हल्के, उनकी दौलत महफूज रहे। यही पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि हम सूबों की बजाय इस बात की तरफ जोर देते हैं कि नहीं जी, हम, जैसे उन्होंने कहा कि जी एक ताला होगा और कई चाबियां होंगी, उनका नजरिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ताला और कई चाबियां होनी चाहिए। ठीक है जी, एक ताला और कई चाबियां होनी चाहिए हैं। जब भी जहाँ जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो चीज़ की जा सके और आसानी से की जा सके। जुल्फ़िकार राहत साहब, सर आप ये फरमा दीजिएगा कि नए सूबों की बात होती है, बहुत सारे लोग नए सूबे की एक इस्तिलाह सुनते ही बिगड़ जाते हैं, बहुत सख्त किस्म के बयानात शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक तजवीज़ कहीं ना कहीं हमारे सामने मौजूद है कि पाकिस्तान में अगर 36 डिवीजन्स हैं तो वो 36 डिवीजन्स को ही सूबा तसव्वुर कर लिया जाए, चले उसको अलग से सूबे का नाम ना दें, ये पॉसिबल नहीं है सर? आसमा, हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि सियासत अवाम के लिए नहीं की जाती, अपने अपने जाती मफादात के लिए की जाती है। यकीन करें कि जो हमारे हुक्मरान खानदान हैं, मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ, अगर इनको प्रोटोकॉल या इनके शख्से बैरून मुल्क अगर इनको अवेलेबल हो गए तो ये यहाँ कभी ना आए। यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं और पैसे इकट्ठे करने के लिए आते हैं। तो वतन तो इन सब के दूसरे हैं, इनका इस मट्टी से कितना भी ताल्लुक है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। और जो सूबों की बात अभी आजम साहब कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। ये इंतजामी बुनियादों के ऊपर अगर सूबे बना दिए जाए और उसका साइज छोटा हो और दूसरे गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, चलो डिवीजन बेस पे चलेगा जो आपने कहा। वैसे मुशर्रफ साहब ने जो सिस्टम बनाया था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सिस्टम, वो एक आइडियल सिस्टम था। इस मुल्क का आज की हाल ये है कि ये मुल्क इसी सूरत गवर्नेबल रह सकता है कि आप सियासत के अंदर से जो जूस है ना, जो मार दाड़ वाले पैसे हैं, जो कमीशन माफिया है, उसको जरा थोड़ा सा माइनस कर दें
इस सियासत में किसी की दिलचस्पी नहीं रहेगी। आपको याद है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जब नाज़म बने थे, तहसील नाज़म और डिस्ट्रिक्ट नाज़म के पास फंड चले गए जो डेवलपमेंट फंड होते हैं, तो लोग एमएनए एमपीए की सियासत छोड़ के डिस्ट्रिक्ट नाज़म की तरफ बात चले। यानी इनकी सियासत का टोटल महवर और मरकज जो है वो कोई पब्लिक की खिदमत तो है नहीं, अपनी सर्वाइवल है खानदानी और अपनी लूटमार है, और लूटमार जहां होगी ये वहां भाग जाएंगे। तो आज भी आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर से आप कहें कि ये पसमानदा मुल्क है, मुजरा को गाड़ियां, मरात, तनहाएं, ये सारी चीजें नहीं मिल सकती, ये फ्री की टिकटें नहीं मिलेंगी। मैं देखूंगा कि ये बहुत सारे लोग सियासत छोड़ के घर बैठते हैं, वो कहेंगे कि हमें क्या जरूरत है। तो आज भी ये कोई अवाम के लिए सियासत नहीं हो रही है, फुल टाइम सियासत और बिजनेस है। एक शख्स है बेचारा मिडिल क्लास या जमशेद दस्ती, वो हजम नहीं हो रहा पूरी असेंबली को, पूरे पाकिस्तान की पार्टियों को वो बेचारा हजम नहीं हो रहा। कभी कभी उसके साथ कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो यहाँ पे आम आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम और आप लोग पैदा हुए हैं वोट देने के लिए और उनकी बात करने के लिए। ये पैदा होते हैं हुक्मरान बनने के लिए, और वो कहते हैं कि हम हुक्मरान नस्ल है, हुक्मरान हमारा खानदानी हुक्मरानी हमारे पास है। तो जब तक ये मेंटालिटी खत्म नहीं होगी और इख्तियारात का मरकजियत खत्म नहीं आप लोग करेंगे और उसको असल मामला आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि असल मामला जो है मेंटेलिटी है, सोच है। लेकिन जो इसके मुखालिफिन है वो हमारी इस चीज़ को रद्द करने के लिए कि नहीं जी हमारी मेंटेलिटी की वजह से नहीं है, वो इसकी तौजीहात बहुत सारी पेश करते हैं। और नौशाद साहब उनमें से कुछ ये हैं कि जी नई सूबाई तकसीम के लिए रकम बहुत बड़ी चाहिए होगी, नई असम्बलियाँ बनानी पड़ेंगी, अदालती इमारात नहीं बनानी पड़ेंगी, वज़ीर आला के सेक्रेटेरिएट बनाने पड़ेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान इतने बड़े खर्चे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नौशाद साहब ये तौजीहात दी जाती हैं। यकीनन ये तौजी बड़ी रेलेवेंट है आज के इस वक्त के अंदर, जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा है। ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि आप अगर आपके विफाक की जो सरकारी खर्च है वो 580 या 480 अरब रुपए होगा, तो आपने 36 उसकी बात की, डिविजन की, तो यहाँ पंजाब का अगर सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए आप कोई 10, 12, 15 अरब रुपया जो सालाना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर पंजाब के अंदर वो फर्ज कीजिए कि 12-13 बना देते हैं आप सूबे, तो फिर अल्टीमेटली उसके मामलात ऐसे ही होंगे। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, मसला है क्या, मसला क्या है? मसला आम आदमी। आपका ख्याल है कि ये सूबे बन जाने, ये डिवीजन बनेंगे तो वहां मेरे जैसे और आप जैसे आएंगे? कैसे आएंगे? हम तो इसी खुशफहमी में है। नहीं, ये आपकी खुशफहमी है ना, यही तो कह रहा हूँ, ये खुशफहमी है। कुछ भी नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सेकंड ग्रेड टियर है, एक जो हमेशा से डिक्टेटर्स के दौर में एक वो डिक्टेटर, ये अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, ये इन पार्टियों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और फ्रेंचाइज बनाया ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने। उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो एजेंडाज आते हैं उसमें ये भी शामिल है कि उनको लगता है कि वो इस तरह तोड़कर ये जो है वो ताकत जो है वो सियासतदानों को मजीद खराब कर सकते हैं, मजीद इनको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से शायद कोई उनकी जो वो मजीद जो उनकी ताकत है वो बढ़ जाएगी और वो मजीद अप्रोच ले लेंगे। बात यह है कि उनके जो हरकारे हैं वही यहाँ पर आपको इसकी कंपेन चलाते हुए भी नजर आएंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए कि जो बंदा सीएम की दौड़ में आ नहीं सकता और उसको पता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मेयर लेवल का आदमी है या नाज़िम लेवल का आदमी है, वो कोशिश ये कर रहा है कि वो इस लेवल से उठ के तो 3, 4, 5 शहरों का कोई डिवीजन बन जाए तो वो सीएम के उसके नाम के साथ चीफ मिनिस्टर लग जाए, क्योंकि उसकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। वो डिक्टेटर्स के दौर के अंदर उनको जो वो सारी मुराद मिली थी और उनको लीडर बनाया गया था और उनको जो है पॉलिटिकल एंटिटी बना दिया था। बेसिक मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जो आपको फरहान साहब ने गुफ्तगू की थी उसको अगर आप समझें तो बड़ा इंपॉर्टेंट आम आदमी की खिदमत के लिए लोकल बॉडीज है। आप फर्ज कीजिए कि डिवाइड करके 36 सूबे भी बना देंगे तब भी वो आपका उसका जो मैंडेट है वो नहीं आएगा जो लोकल बॉडीज का मैंडेट है। तो एक्चुअली मेरी आपकी प्रॉब्लम उस वक्त दूर होगी जब आपके लोकल बॉडीज इंटैक्ट होंगे। ये जुल्फकार राहत साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लोकल बॉडीज से इनकी जान निकलती, क्योंकि लोकल बॉडीज ही एक्चुअली वो चाबी है। ये जितने ताले और जितनी बात हो रही मास्टर की वो है, इसके जरिए ये तमाम जो मसाइल है इनकी जो कुंजी वो है और उससे ये तमाम मसाइल दूर होंगे। और ये जिस मरूसियत और जिस तरह की खानवादों और एंटिटीज की बात करते हैं, अगर आप लोकल बॉडीज को इंटैक्ट करके चलाएंगे तो खुद ब खुद ये खानवादे जो है वक्त के साथ साथ झड़ते चले जाएंगे।
ठीक हो गया नौशाद साहब। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो कुछ हम जिक्र कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे मौसमियाती तब्दीलियों की, क्लाइमेट चेंज की, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मुतासर होने के बाद पाकिस्तान को जो इमदाद आलमी बरादरी से मिलनी चाहिए है वो इमदाद नहीं मिल पा रही है। उस इमदाद के हवाले से हमने देखा था कि पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने जिक्र किया था, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। क्या अभी कुछ हमें इस बारे में मदद मिल सकती है और हमें खुद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी ताकि अगर कोई हमारी मदद नहीं भी करता है इसमें तो हम खुद अपनी मदद आप कर पाएँ? इसका जिक्र करेंगे जी, हम अपने पैनलिस्ट से भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब जिक्र क्लाइमेट चेंज का, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर हमारे मुस्तकबिल की राह में खड़ा है। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में गुज़श्ता मानसून के दौरान सूबों में होने वाले नुकसानात का तखमीना 700 अरब रुपए का लगाया गया है और ये सिर्फ 2025 में एक मानसून का खराज है। आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा शिद्दत के साथ मानसून के आने की पेशगोइयाँ की जा रही हैं। इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या सीखा है और क्या हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शुरू की हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इस हवाले से अक़वाम आलम से हमारा राब्ता कितना मौसर है, हम उनके किए जो हमारे उनके वजह से हमारा नुकसान जो हुआ है उस पर क्या हम उन्हें मुतवज्जे भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे सवालात हम अपने पैनल के सामने रखते हैं, उनसे जवाब जानते हैं। आज़म मलिक साहब, आप हमें ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र किया था, उन्होंने भी हुकूमत से ही कहा कि जी आप क्यों आलमी बरादरी से इस बारे में मदद के लिए बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो सर, रवां बरस 700 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ एक मौसम की बारिश की वजह से हुआ है, अगले बरस फिर मानसून है। आपको लगता है कि हम तैयार हैं उसके लिए? जी आसमा, देखिए पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक दायरे में दाखिल हो चुका है। पिछले बरस के तबाकुन इस्लाब ने मईशत को जो झटका दिया 700 अरब का, लाखों खानदान बेघर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा है। लेकिन अलमिया ये है कि इस आफत के असरात अभी पूरे खत्म भी नहीं हुए। हाँ। लाखों लोग जो है वो आर्जी शेल्टर में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमें अगला जो साल है वो इससे ज्यादा खौफनाक और हॉरिबल दिखाई दे रहा है। अगर जरा सी यही गफलत का सिलसिला जारी रहा तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सलाब पिछले साल की तबाही से ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और अल्लाह ना करे आप यहाँ पर बैठे आज 700 अरब कह रहे हैं तो अगले साल यहाँ पर बैठे 2000 अरब कह रहे हों। ये बड़ा तबाह फिक्री है आसमा। हम भी महज आलमी इमदाद के मुंतज़र बैठे हैं, हालांकि असल हल अंदरूनी मामलात में भी और इस्लाहात में छुपा है। बेहतर जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, पेशगी वार्निंग सिस्टम जो है, महफूज रहायशी मनसूबे हैं, हमने कंक्रीट बना दिए हैं सारे शहर, हमने दरियाओं के पुश्तों के अंदर जो है वो घर बना लिए हैं, डैम और वाटर जो रिजर्व्स हैं, और किसानों के लिए नई हिकमत अमली अब लाजमी है। वरना आइंदा साल आने वाला सैलाब जो है वो आर्जी तबाही नहीं लाएगा बल्कि मुश्किल जो समाजी और मुआशी बहरान है उसका आगाज हो जाएगा। और हम पाकिस्तान के उन 10 मुल्कों के अंदर शामिल हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वर्स्ट सूरत हाल के ऊपर हैं। सुनामी ट्री, बिलियन ट्री लगा दिए, या आपने टीवी के अंदर आकर कैंपेन लॉन्च कर दी। अब ये वो अब उससे हम बाहर निकले हैं। मुश्किल अगर मुख्तसरन हम बात करें तो इस वक्त हमारे पास वक्त कम है। अगर हमने अभी भी संजीदा इक़दाम ना किए और बयानबाजियों से बाहर ना निकले और आइंदा आने वाले सलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी हमने मामला तय ना किए तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इम्तिहान होगा जिसमें हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हाँ, खुदा न खास्ता। नौशाद साहब, सर ये हमारे पास तो नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सर वो पॉलिसी कहाँ गई, उसके क्या हुआ और अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा अगर उसमें कुछ चीजें मंजूर हुई हैं कभी? सर देखिए, अमल दरामद तो हमारे यहाँ जो है वो किस्मत से ही कुछ चीजों के ऊपर होता है। अभी तो मामला ये है कि आपके सामने 20-22% की बात की जा रही है कि वो नेक्स्ट ईयर होगा। और सच्ची बात यह है कि अगर कोई फौरी इमरजेंसी काम ना किए गए तो नुकसानात जो हैं वो शायद नहीं संभलेंगे हमसे। तो बेहतर यही है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो इस दफा जो मानसून का जो सिचुएशन थी और जो सैलाब हमारे सामने आया है, खासतौर पर पंजाब में ये जो 3 दरिया बिफरे हैं, ये क्लियरली एक चीज इंडिकेट कर रहा है और वो ये है कि आपने दरअसल जो सैलाब एक्चुअली कुदरती रास्ते रोके हैं पानी के, अगर आप उन आबी गुजरगाहों को ही सिर्फ क्लियर करवा लें तो आपको काफी मुश्किल जो है वो आपकी आसान हो सकती है। बाकी जो मामलात हैं वो जरा थोड़े और टिपिकल लेवल के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं। भाई अमेरिका तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो मौसमियाती तब्दीली के मामले के ऊपर ट्रंप साहब की गुफ्तगू आप सुन लें तो आप हैरान रह जाएंगे।
वो तो चूंकि वो मौजूद हैं और उनको उसका जुर्माना या खराज उनको भुगतना पड़ता है, इसलिए वो उसकी तरफ जाने को तैयार ही नहीं है। तो उसकी वजह से जो हमारी कॉल्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से या जो हमारे साथ कमिटमेंट्स हैं वो किसी तरफ लगती नजर नहीं आ रही। अगर हम उनका वेट करेंगे तो फिर तो शायद हम जो है वो पता नहीं क्या हमारी हालत हो। तो बेहतर ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो चाहे ठीक हो वफाक की गया। हो चाहे सूबाई हुकूमतें हो, हाँ। उनको चाहिए कि जो अपने लेवल पे करने वाला काम है तो किसी और की तरफ देखे, उसको इंश्योर करें कि अगले साल से पहले पहले जो इस दफा हमें कमी कुताही नजर आई है उसको क्लियर करें, ताकि देखिए अब इस दफा जानी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ पंजाब के अंदर। ठीक हो गया। आपको माली नुकसान जरूर हुआ है, हाँ। लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है और उसको बेहतर किया जा सकता है अगर आप उन SOPs पर अमल करें जो इन मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जरूरी है। ठीक हो गया। जुल्फकार राज साहब ये फरमाइएगा कि ये जो जंगलात की कटाई हो रही है, जिस जानिब अभी नौशाद साहब इशारा कर रहे थे, बहुत सारी जगहों पर हमने गैर कानूनी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो बना ली हैं, बहुत सारी जगहों पर पानी का ज़िया हम देखते हैं, कार्बन का अखराज हो रहा है, दीगर अवामिल हैं। इन तमाम की रोकथाम के लिए और जो चीज़ें लोगों की तरफ से गैर कानूनी तौर पर की जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि वैसे तो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके ऊपर एक तो सख्ती होनी चाहिए, दूसरा आपको लगता है कि कुछ नए कवानीन भी बनाए जा सकते हैं? क्योंकि जब कोई नया कानून आता है उसके ऊपर बात होती है, बहस होती है, तो लोगों को कहीं ना कहीं फिक्र जरूर होती है कि अब ये गैर कानूनी काम है, अगर इसको करना भी है तो कहीं छुप छुप आके करना है, ओपनली ना हो रहा हो इस तरह से। आसमा पूरी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज नंबर 1 मसला है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जी हमारे सर। आखिरी दर्जे पे भी ये मामला एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी दुनिया इस पर सर जोड़ के बैठी है, $100 बिलियन का इसके बजट बन गया, जितने तरक्की याफ्ता मुल्क है उसमें पूल कर रहे हैं, पैसे जमा हो रहे हैं। पाकिस्तान कुछ चिकनिया वार फिटिंग के इस पे काम करना चाहिए, बदकिस्मती से वो नहीं हो रहा। आपने कुछ चीजों की निशानदेही की, जो हाउसिंग सोसाइटीज की अगर बात कर लें तो इस पे एक लॉ मौजूद है कि जो ग्रीन एरिया है वहां पे हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। लाहौर पे एक चीफ मिनिस्टर के दौर में उनके बरखेदार ने इस 100 से ज्यादा सोसाइटी को रातों रात ग्रीन से ब्राउन में तब्दील कर दिया और बाकायदा तौर पर लाइनें लगा के लोग वहां पे खड़े होते थे कि इतने करोड़ दे दो और उसके अदर इतने करोड़ दे दो। और आजकल नैब में कोई सैकड़ों पेजेस की वो केस उसको टेकअप किया हुआ है, लेकिन मजाल है कि वो भी तो आगे जा रहा हो। LDA लाहौर के अफसर है, वो कल तक जो उस जुर्म के अंदर मौजूद थे आज वो वादा माफुआ बन के वो फिर अपनी सीटों के ऊपर मौजूद है और बिलियन रुपए का स्कैम हुआ था और उसका नतीजा आप और मैं भुगत रहे हैं। इसी तरह जो दरख्त है वो काट लिए गए। लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, लाहौर के अंदर हालत आप देख रहे हैं कि कोई नए दरख्त उस तरह से नहीं लग रहे। इंडिया के अंदर सात सरहद पार एक दूसरी तरह से हमें वैसे बड़ी इससे नफरत है, जंग भी हमने जीती है, लेकिन पता नहीं बहुत सारी चीजों पे हम उसकी पैरवी क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो घर बनाएगा वो इतने दरख्त लगाएगा, जो नक्शा लेके जाता है साथ वो उसको चेक करते हैं कि इतने दरख्त उसने लगाए हैं कि नहीं लगाए। क्या हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता? हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज के इशू पे कुछ NGOs काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कुछ लाहौर। ठीक है सर, NGOs काम कर रही हैं, कभी कभार हमें ये भी नजर आता है कि कुछ हुकूमतें अपने तौर पर जैसे बिलियन ट्री सुनामी के नाम से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन इम्तियाज फरहान साहब, हम और आप, हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि हमारे स्कूल से, हमारे बच्चों के स्कूल्स में ही कहा जाता है कि जिनको प्लांट्स देके भेजें, या जी आज हम पौधे लगाने के हवाले से एक मुहिम फलाह दिन चला रहे होंगे, वहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो पौधे लगा कर आ जाते हैं। लेकिन क्या हमने खुद कभी अपने बच्चों से कहा है कि आज हम फलां जगह जा रहे हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, क्या हमने अपनी फैमिलीज़ के साथ कभी ये प्लान बनाया कि हम सब मिलेंगे और 10-10, 12-12 पौधे जो हैं हम खुद लगा रहे होंगे? कराची में सर, मैंने जैसे पहले भी आप जानते हैं, मैं खुद वहां रहकर आई हूं, वहां तो सर ऐसा दिखता है कि इस बारे में कोई सोच रहा ही नहीं। सिर्फ अवाम ही नहीं, हुकूमत की भी सोच नहीं है इस बारे में कि वहां पर कोई दरख्त लगाए जाएं, कोई पौधे लगाए जाएं। पहले कहीं ना कहीं हमें डिफेंस की साइड पे कुछ ना कुछ, क्लिफ्टन की साइड पे कुछ ना कुछ सब्जा को एक आध दरख्त नजर आ जाता था। सुनने में ये आ रहा है कि अब वहां से वो भी हटाए जा रहे हैं, कुछ और चीजें वहां पर प्लान हो रही है। इम्तियाज साहब, आसमा अगर सिर्फ कराची के हवाले से या सिंध हवाले से, हमारे सिंध में तो है ग्रीनरी, लेकिन अब तो थर भी बड़ा ग्रीन हो गया है। लेकिन कराची की अगर हम बात करें तो कराची की डेवलपमेंट ही कराची की दुश्मन है। जब कराची में डेवलपमेंट का काम शुरू होता है वो तबाही का शिकार होता है। इस वक्त रेड लाइन का काम देख लें, ग्रीन लाइन को आगे बढ़ा। एक लेजिस्लेशन हुई सिंध असेंबली ने की कि ये जो 2000 गज का बंगला तोड़ के जहां पे एक फैमिली रहती थी या 3 फैमिली रहा करती थी, अब वहां पे 100 150 फैमिली रहती है। तो लॉ ये था कि एक दरख्त की जगह पे 8 दरख्त लगाए जाएंगे, यही लॉ था। अब शाहरा भुट्टो मिसाल के तौर पे बनी,
उसके अगेंस्ट जो दरख्त हटाए गए, काटे गए, उसके अगेंस्ट जितने लगने चाहिए नहीं लगे। रेड लाइन के साथ अभी रेड लाइन बनी नहीं है, तो आगे क्या होगा? लोग खुद दुश्मन है अपने, अवाम अपनी दुश्मन खुद है। एक दरख्त नहीं लगाते, एक अपने उस दरख्त की, वो सिर्फ एक बात हाथ झाड़ के खड़े हो जाते हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। भाई बच्चे आपके हैं, हाँ, हुकूमत के बच्चे नहीं मुस्तकबिल है। हमारा है, आप अपने बच्चों बिल्कुल। को बचाएं, अपने मुस्तकबिल। और क्लाइमेट चेंज की जो आसमा बात कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में ट्रस्ट डेफिसिट है, पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। आपको याद होगा, हमने पिछले प्रोग्रामों में जब नार्दर्न एरियाज में ये ग्लेशियर के मामलात आए थे, जी, जी। 2014 में ग्लेशियर के रिसर्च के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंटरनेशनली जो है आपको आई थिंक $170 मिलियन दिए थे। क्या किया हमने? वो रिसर्च भी नहीं की और पैसे हमने दूसरी तरफ खर्च कर दिए, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट आई। फिर 2017 में वर्ल्ड बैंक ने $188 मिलियन की हमें इमदाद दी, जिसका काम यह था कि यानी बिफोर प्रेडिक्ट कर देगा कि आया किस किस्म की क्लाइमेट को फेस करना है आपने, फ्लड हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेन हो। हमने क्या किया? कोई रिसर्च सही, नहीं की। सही। जब 2020 के जो 2020 का सैलाब आया, तो हमने सैलाब मुतासरीन में बांटने के लिए वर्ल्ड बैंक को खत लिखा, हाथ जोड़े कि $188 मिलियन हमें वहां बांटने के लिए दे दो। ट्रस्ट डेफिसिट है। ईमानदारी से बताएं, खैबर पख्तूनख्वा का जो वाकया हुआ, नार्दर्न एरिया का वाकया हुआ, अब जो ये पंजाब और सिंध में जो सारी चीजें हुई, कोई रिसर्च पेपर देखा अपने सरकारी सतह पर? मैंने तो आज तक क्लाइमेट के ऊपर नहीं देखा। और जो बिलावल साहब को ये सोचना चाहिए, शहबाज शरीफ को सर भी, जी, असल में तो ये PDM तरजीहात की नहीं है ना। गवर्नमेंट आप जितने मर्जी मशवरे दे लें, ये सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए, हम जो मर्जी करते रहें सर, हु केयर्स? लाइक जिस चीज की वो केयर सर, करते हैं, मेरे ख्याल में हमने वो- उसको पहले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, वो मौरूसियत है सर जी, सियासत है। तो मेरी आपकी परवाह नहीं, कौन वो- करता है इम्तियाज फरहान साहब? बहरहाल जी, देखिए, हम तो कह रहे हैं कि इनको दुनिया को याद दिलाएं कि जो PDM के दौर में वादे किए गए थे, वो पूरे किए जाएं। internationally, वो वादे पूरे किए जाए। चलिए एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं। लेट्स सी अगर ये अब इस पर सुनवाई हो जाए और कोई ना कोई इस हवाले से कोई स्टेप लिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल आप बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फरहान साहब, आप हमारे ब्यूरो चीफ हैं न्यूज़ 1 कराची के लिए, आपने वक्त निकाला। मोहम्मद नाशाद अली साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, सर आपके वक्त के लिए शुक्रिया। जुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहे, सर बहुत शुक्रिया। और आज़म मलिक हमारे साथी सहाफ़ी दोस्त हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, वक्त निकाल रहे थे। आज़म बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत सारा।